Assalamualaikum everyone. Welcome to Speak Your Heart. Larab Sarah here. Today I am going to give you a brief introduction of neurodevelopmental disorder. So let's discuss. Neurodevelopmental disorder is basically a group of disorders. जैसा कि इसके नाम से भी आपको आइडिया हो रहा है कि न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसका जो ऑनसेट है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड्स में होता है, यानी कि जब आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, वो डेवलपमेंटल एजेस में है, यूजुअली बिटवीन 1 to 5 years. It usually develops before the child enters the grade school. जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है 4 to 5 years में, तो उससे पहले इसका ऑनसेट होता है. And it affects the personal, social and academic activities. इसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है आपकी. इसमें अफेक्ट होती है चाइल्ड के डेवलपमेंट. इसमें जो डेवलपमेंटल डेफिसिट्स आते हैं वो आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जेक्टिव फंक्शन से भी रिलेटेड हो सकता है. इट मीन्स कि यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एट योर क्लास, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं क्लास में, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट कंसिडर किए जाते हैं क्लास में, आपकी बाकी जो एक्टिविटीज़ आप प्रॉपरली लर्न करते हैं. सिर्फ आपका एक फंक्शन, इट कैन बी योर स्पीच, आपको स्पीच में प्रॉब्लम होती है, आपको साउंड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ आपका एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन अफेक्ट होता है. यानी कि आपके एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन से लेके एक ग्लोबल एम्पेयरमेंट तक ये अफेक्ट कर सकता है. आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस, आपके ओवरऑल सोशल स्किल्स को ये अफेक्ट कर सकता है. उसके अलावा एनडीडी फ्रिक्वेंटली को अकर. इट मीन्स कि individual with ASD often have ID, and many children with ADHD also have specific learning disability. ओके, तो नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आ जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, मोटर डिसऑर्डर्स एंड अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. इसमें अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की. तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमारी जिन चीज़ों में, जिन एरियाज़ में या जिन हमारी फंक्शंस में डेफिसिट आता है वो है हमारी रीजनिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. डेफिसिट्स बेसिकली रिजल्ट्स इन इम्पेयरमेंट ऑफ अडॉप्टिव फंक्शनिंग, जैसे कि इंडिविजुअल फेल्स टू मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस एट होम एंड इन कम्युनिटी सेटिंग्स. इसके अलावा इसमें हम बात करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की, जिसे हम डिलेड माइलस्टोन्स भी बोलते हैं. डिलेड माइलस्टोन्स हम लोग डायग्नोस करते हैं जब इंडिविजुअल जो है वो उस जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव करने में नाकाम रहता है. यानी कि एक बच्चा है, उस फॉर एग्ज़ाम्पल 2-2.5 साल का बच्चा है, तो उसको थोड़े बहुत जो हैं वो वर्ड्स और छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बोल सकते हैं. लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में वो ये नहीं कर पाते. ठीक है, 6 माह का बच्चा बैठ सकता है, टेक के ज़रिए बैठ जाता है, लेकिन अगर वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डे से सफ़र कर रहा है तो वो यकीनन नहीं बैठ सकेगा. इसमें बेसिकली होता ये है कि ये बच्चे जो होते हैं ये अपनी एज से, अपनी जो उनकी अप्रोप्रिएट एज है, यूजुअली उससे ये बहुत पीछे होते हैं. यानी कि 3 साल का बच्चा वो 1 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, 5 साल का बच्चा जो है वो 2 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है. तो ये अपनी एज के जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत पीछे होते हैं. ये मेंटली भी उनसे पीछे होते हैं, इनकी मेंटल एबिलिटीज़ उनसे कम होती हैं और ये लर्निंग में भी उनसे पीछे होते हैं. एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में रिजल्ट फ्रॉम अ स्वेयर हेड इंजरी, ये इसका एक काज हो सकता है कि ये हेड इंजरी से डेवलप हो सकती है. ये क्योरेबल तो नहीं है, लेकिन हम इसको प्रॉपर ट्रेनिंग्स के थ्रू जो है इन बच्चों को हम कुछ इस तरह के स्किल सिखा सकते हैं. ये ट्रेनेबल है. एटलीस्ट वो अपनी जो उनकी डेली रूटीन के जो उनके काम है वो अपने खुद कर सकें, किसी पर डिपेंडेंट ना हो. मतलब अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें, खाना वगैरह खुद खा लें, अपनी केयर कर सकें. इस तरह के स्किल्स जो हैं वो हम इनको सिखा सकते हैं थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग्स एंड प्रॉपर सेशंस. और कुछ बच्चे जो माइल्ड लेवल पे होते हैं उनको हम लोग
प्रॉपर ट्रेनिंग्स के थ्रू काउंटिंग या जो उनकी एकेडमिक ABC या उनका नाम लिखना उनको सिखा सकते हैं। उनके पेरेंट्स के जो नेम्स हैं वो उनको याद करवा सकते हैं, उनके अपने नेम्स उनको याद करवा सकते हैं। उनके जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके सिबलिंग्स हैं, उनके बहन भाई हैं, उनके नेम्स हम उनको रिकॉल करवा सकते हैं, उनका एड्रेस वगैरह उनको याद करवा सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इसमें हमारी जो स्पीच है, लैंग्वेज है, जो हमारे सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। हमारी यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है वो प्रॉपरली उसकी डेवलपमेंट नहीं होती। यूज़ ऑफ स्पीच उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। उसके अलावा एक नॉर्मल जो फ्लुएंसी होती है जिसमें हम बात करते हैं वो उसमें प्रॉब्लम होती है। स्पीच की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है। इसकी फर्दर जो है वो 4 क्लासिफिकेशंस हैं। इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर आ जाता है, इसमें स्पीच साउंड डिसऑर्डर आ जाता है, इसमें सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आ जाता है, इसमें चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर आ जाता है जिसे हम नॉर्मली स्टटरिंग भी बोलते हैं। और इसमें रेपिटेटिव साउंड्स होती हैं, रेपिटेटिव सिलेबल्स यूज़ करते हैं, प्रोलॉन्गेशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, ब्रोकन वर्ड्स होते हैं, ब्लॉकिंग ऑफ वर्ड्स प्रोड्यूस्ड विद एक्सेसिव फिजिकल टेंशन। यानी कि स्पीच प्रोडक्शन जो है ना वो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। स्पीच प्रोडक्शन में इशू आता है। इट यूजुअली बिगिनस अर्ली इन लाइफ एंड में प्रोड्यूस लाइफ लॉन्ग फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स। इसको हम छोटे बच्चों में किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे तो अब हमें बोल के नहीं बता सकते कि हम बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे, तो उनको हम उनकी बिहेवियर से, उनका जो प्लेइंग का जो उनका वे है उससे हम उनको जज कर सकते हैं। इसमें इनअप्रोप्रिएट प्लेइंग विद टॉयज आ जाती है, इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, यानी कि वो आपको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, उनमें हाइपर एक्टिविटी है या पैसिवनेस है, या इनअप्रोप्रिएट लाफिंग और क्राइंग है, ओवर सेंसिटिव है या अंडर सेंसिटिव है। तो इन चीज़ों से हम लोग उनको देख सकते हैं कि इस तरह के अगर वो बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उनमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का इशू हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली हमारी 3 जो एरियाज़ हैं उसमें डेफिसिट्स आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कम्युनिकेशन है, रेपिटेटिव कम्युनिकेशन होती है। सेकेंडली हमारे रेपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं। थर्ड जो है वो रेपिटेटिव इंटरेस्ट और रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है। इसके लिए डिफरेंट जो है वो थेरेपीज़ और डिफरेंट बिहेवियर थेरेपीज़ जो है वो अप्लाई की जाती हैं। ABA एनालिसिस यूज़ किया जाता है इन बच्चों को ट्रीट करने के लिए, और प्रॉपर ट्रेनिंग्स बच्चों को दी जाती हैं, उनको सोशल स्किल सिखाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं, साइंस ऑफ ऑटिज़म, जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम छोटे जो बच्चे हैं जो अपने बिहेवियर से या अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो नहीं बता पाते या नहीं शो करवा पाते कि यहाँ हमें आइडिया नहीं हो पाता कि इन बच्चों को ऑटिज़म है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ साइंस मेंशन हुए हैं जिनके थ्रू हमें आइडिया हो सकता है कि बच्चे में ये अगर साइंस ये शो कर रहा तो कहीं ऑटिज़म का शिकार तो नहीं है बच्चा, तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह के बच्चे यूजुअली दे प्रेफर टू बी अलोन, ठीक है। ये और इनमें हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दे आर सेंसिटिव टू लाउड नॉइजेस। इनके लिए सेंसरी थेरेपीज़ या ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ इनके लिए जो है इनके ट्रीटमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। इनको हाइपर सेंसिटिविटी के साथ इनको डील करने के लिए इन ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, रेपिटेटिव मूवमेंट्स आ रही हैं, रेपिटेटिव स्पीच पैटर्न्स आ रहे हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये ऑटिज़म के होंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ADHD। इसके तो नाम से ही आइडिया हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि आपका जो अटेंशन लेवल है वो इम्पेयर्ड होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके अलावा
हाइपर एक्टिविटी, बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। और इसके अलावा इनअटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर इनएबिलिटी टू स्टे ऑन अ टास्क। एक टास्क पे ये नहीं बचे रह सकते, ये एक टास्क अगर स्टार्ट किया तो उसको वहीं पे छोड़ेंगे इनकम्प्लीट, और दूसरे टास्क की तरफ जब वो रश कर जाएंगे दूसरा स्टार्ट करेंगे उसको वहीं छोड़ेंगे, तीसरे की तरफ चले जाएंगे। दे आर सीमिंग नॉट टू लिसन, मतलब उनसे आप बात किए जा रहे हैं लेकिन दे सीम लॉस्ट, they don't respond to you, and most often they are losing their materials, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है अपनी चीज़ों की तरफ, उनका अटेंशन स्पैन ही नहीं है इतना कि वो एक चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें। वो फ्रीक्वेंटली जो है ना अपनी वो अटेंशन चेंज करते रहते हैं एक चीज़ से दूसरी तरफ, उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती रहती है। और इम्पल्सिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि आप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अभी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव बच्चे से आप उसका नाम पूछ रहे हैं, अभी आपने इतना सवाल पूछा है कि आपका नाम, और वो फ़ौरन से जवाब दे देंगे, वो आपका पूरा क्वेश्चन भी नहीं सुनेंगे। दे आर वेरी इम्पल्सिव। In childhood, it frequently overlaps with disorders like oppositional attachment disorder and conduct disorder, जिनको हम externalizing disorders भी बोलते हैं। ये नेक्स्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, एक साइड पे इनअटेंशन के, एक साइड पे हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिविटी के, और नेक्स्ट में कंबाइंड जो इसके सिम्टम्स हैं उसमें दोनों आ जाते हैं, उसमें इनअटेंशन भी होगी और उसमें हाइपर एक्टिविटी भी होगी। जैसे इनअटेंशन में इजीली डिस्ट्रैक्टेड, अनऑर्गेनाइज्ड और डिफ़िकल्टी लिसनिंग, और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी में डिफ़िकल्टी सिटिंग स्टिल, रश थ्रू टास्क, मेक रैश डिसीजंस, और कंबाइन में इन दोनों की सिम्टम्स मिक्स आती हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास मोटर डिसऑर्डर। इसमें जो हमारी मोटर स्किल्स हैं उनकी प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती, हमारे मसल्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होती प्रॉपरली। इसमें मोटर स्किल्स की परफॉर्मेंस जो है वो इनएक्यूरेट होगी, स्लोनेस होती है, क्लमजीनेस होगी। इसमें 3 तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एक डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, इसके अलावा टिक डिसऑर्डर है। इसको हम लोग डायग्नोज करते हैं जब किसी इंडिविजुअल के अंदर रेपिटेटिव या पर्पसलेस मोटर बिहेवियर्स आ रहे हैं, जैसे वह हैंड फ्लैपिंग है, हेड बैगिंग है, सेल्फ बाइटिंग है, सेल्फ हिटिंग है, या मोटर या वोकल टिक्स हैं। इसमें टिक डिसऑर्डर की भी फर्दर जो है वो 3 क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें टोरेट सिंड्रोम है, परसिस्टेंट मोटर और वोकल टिक डिसऑर्डर है, प्रोविजनल डिसऑर्डर है। इसमें रेपिटेटिव मूवमेंट्स होंगी या रेपिटेटिव जो है वो वर्ड प्रोडक्शन होगी, एक ही वर्ड को बार बार बोलेंगे या एक ही मूवमेंट जो है वो बार बार शो करेंगे। इसमें बेसिकली जो है वो आपके जो ब्रेन की सेल्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती, वो आपके मसल्स को प्रॉपर मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपकी जो है वो मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बार बार एक ही मूवमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ये अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। दे आर इनएबल टू कंट्रोल वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट में हमारे पास आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें यूजुअली जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की, उसको परसीव करने की या उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है वो इम्पेयर हो जाती है। इट मीन्स कि अगर आपका बच्चा हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ उसको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स वो लर्निंग में बहुत अच्छा है, लर्न बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसको राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, या उसको राइटिंग उसकी बहुत अच्छी है, सिर्फ उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अगर किसी एक डोमेन में भी उसको कोई इशू आ रहा है, किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, बाकी सारे डोमेन में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल की 6 क्लासिफिकेशंस थी जिसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया।
इसके अलावा आप इन सबको इंडिविजुअली विद डिटेल्स एंड विद ट्रीटमेंट्स जो हम इनके लिए टेक्निक्स जो थेरेपीज़ यूज़ करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए, इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्राइटेरियाज, वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंडिविजुअली जो है वो डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई कंसेप्ट आपका अनक्लियर है तो यू कैन कमेंट मी एंड टेल मी, आई विल आंसर यू। थैंक यू।